नमस्कार। देवदास को तो आप जानते हैं ना? ये देवदास या फिर ये देवदास या फिर कहें ये देवदास, असली देवदास। ये उपन्यास देवदास जो शरतचंद्र ने 1901 में लिखा था, 25 साल की उम्र में। लेकिन जानते हैं 1901 में लिखने के बाद ये उपन्यास छपा कब? 1917। ये 16 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि शरतचंद्र खुद ही अपने इस उपन्यास को अच्छा नहीं मानते थे। उनके मुताबिक यह उपन्यास बहुत ही ओवर सेंटिमेंटल, वल्गर और इमोरल था। लेकिन जब ये 1917 में छपा तो शायद सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक बना। इतना मशहूर कि आज तक इस पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। और जब मैं कहता हूं 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी फिल्में बन चुकी हैं। साइलेंट एरा से लेके आज तक देवदास पर फिल्में बनती ही जा रही हैं। लेकिन क्या देवदास का असर हमारे कल्चर पर सिर्फ इतना ही है कि 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बनी हैं? नहीं। आज जब हम किसी को इश्क में जार जार एकदम शराब में डूबा हुआ देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो देवदास है। यानी जो देवदास उपन्यास के बारे में नहीं जानता या जिसने देवदास की कोई फिल्म भी नहीं देखी, वो भी जानता है कि देवदास कौन है। लेकिन क्या इन 1 दर्जन फिल्मों में से कुछ सबसे मशहूर फिल्में भी देवदास के असली चरित्र के करीब आ पाई, जैसा देवदास शरतचंद्र का था? आइए देखते हैं मेरे साथ। आइए पहले जरा देवदास उपन्यास की कहानी को समराइज कर लें। पार्वती और देवदास बचपन के गहरे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी, इतनी गाढ़ी होती जा रही है कि शायद वो आगे चलकर प्रेम में तब्दील हो जाए। लेकिन देवदास एक अमीर जमींदार का जिद्दी बेटा है। उसने अपनी शैतानियों से पूरे समाज, परिवार और स्कूल के नाक में दम कर रखा है, जिसके चलते उसे पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया जाता है। काफी सालों बाद जब देवदास लौटकर आता है अपने गांव, तो पार्वती और देवदास दोनों जवान हो चुके हैं और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पनप चुका है। पार्वती की मां देवदास के घर दोनों की शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है, लेकिन समाज की ऊंच नीच के चलते और पड़ोस का ही घर होने के चलते यह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। इससे पार्वती और उसके परिवार वालों के दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है और आनन फानन में, जिद में पार्वती का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद पार्वती थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए और देवदास पर अपना हक समझते हुए रात के अंधेरे में चुपचाप देवदास के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन देवदास यहां चुप्पी साध लेता है, समाज से, परिवार से डर जाता है और सर्कमस्टांसेस से एस्केप करने के लिए अगले दिन चुपचाप कलकत्ता निकल लेता है। कलकत्ता जाकर उसे यह एहसास होता है कि उसने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया। पार्वती ही तो उसका सब कुछ थी। अब वो उसे जिंदगी भर नहीं मिल पाएगी। बस इसी के चलते अब देवदास अपने आप को एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर धकेल देता है, जहां वो खुद की जिंदगी को शराब में डुबो देता है और चंद्रमुखी नाम की तवायफ को विजिट करने लगता है। देवदास उपन्यास पढ़कर ऐसा लगा कि ये उपन्यास एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कंफ्यूज्ड, इगोइस्टिक, पोजेसिव और यहां तक कि बाद में एक विमेन हेटर, मिजोजिनिस्ट की कहानी है। कई जगह उपन्यास में देवदास ने अपनी कमजोरी का मुजाहरा किया, लेकिन क्या फिल्में देवदास की इन कमजोरियों के करीब पहुंच पाई? क्या शरतचंद्र का देवदास इन फिल्मों में सही तरीके से झलक पाया? आइए देखते हैं। उपन्यास में देवदास की सबसे बड़ी कमजोरी तो वही है जहां वो पारो से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। समाज और परिवार से जरा सा भी लड़ नहीं पाता। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके मुंह से तो बोल तक नहीं फूटते। उपन्यास में ऐसा जाहिर हुआ है। देखिए शरतचंद्र का देवदास कैसा है। उपन्यास का ये छोटा सा अंश सुनिए। एक दिन दोपहर को देवदास भोजन कर रहा था। मां ने कहा, पार्वती की शादी हो रही है। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, कब? इसी महीने में। कल लड़की को देख गए हैं। दूल्हा खुद लड़की को देखने आया था। देवदास ने हल्के आश्चर्य से कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मां ने कहा, अरे तुझे कैसे मालूम होगा, उसकी दूसरी शादी है। उम्र भी ज्यादा है लड़के की, लेकिन पैसा काफी है। पार्वती सुख से रहेगी। देवदास सिर नीचा करके
भोजन करने लगा। माँ ने कहा, इन लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ शादी हो। देवदास ने पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने कहा, छी छी, एक तो खरीदने बेचने वाला घर, ऊपर से पड़ोस में ही समधियाना, छी, ऐसे ही थोड़ा ही होता है। फिर बस देवदास चुपचाप सर नीचा करके खाना खाने लगा। उसने अपने माँ से, अपने पिता से कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, अपने दिल की बात का जरा-सा भी इज़हार नहीं किया। ये जानते हुए भी कि पार्वती से उसको बेइंतहा प्यार है और पार्वती भी उससे बहुत प्यार करती है, अपना हक समझती है। ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं, शायद पारो की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, चुपचाप अगले दिन देवदास कलकत्ता के लिए सड़क लेता है। लेकिन अब अगर फ़िल्मों की बात करें, खास तौर से संजय लीला भंसाली की देवदास की, हम इस फ़िल्म की बात खास तौर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की जनरेशन में अगर कोई देवदास पर कोई फ़िल्म देखेगा, तो संजय लीला भंसाली की ही देवदास देखेगा। क्योंकि वही पिछले 20-25 साल में देवदास उपन्यास का प्योर एडेप्टेशन मानी जाती है। लेकिन ये प्योर एडेप्टेशन है या नहीं, ये तो इसी दृश्य से मालूम हो जाता है जहां देवदास को फिल्म में बड़ा बहादुर दिखा दिया गया है, बिल्कुल उलट उपन्यास का। यहां वो समाज और परिवार से लड़ने के लिए तैयार है। जब देवदास का पिता देवदास और पारो को रात में एक साथ देख लेते हैं, तो देवदास का पिता पारो को बाजारू औरत तक कह डालता है और देवदास अपने पिता को दल्ला तक कह देता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। जहां देवदास का पिता देवदास को समाज की ऊंच नीच का पाठ पढ़ा रहा है, वहां देवदास भी जबरदस्त लड़ाई कर रहा है, बहुत बहस कर रहा है अपने पिता से और यहां तक कि देवदास का पिता उसके बेटे के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ भी जड़ देता है। अच्छे मूवी अडेप्टेशंस की अगर बात करें, तो उनमें भले ही समय, संस्कृति, पृष्ठभूमि का फर्क हो, बहुत बड़ा फासला हो, लेकिन मेन कैरेक्टर्स का, किताब के मेन कैरेक्टर्स का साइकोलॉजिकल एसेंस वही रखा जाता है। मिसाल के तौर पर आप लें विशाल भारद्वाज की मकबूल, जो शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक पर बनी फिल्म थी। अब मैकबेथ और मकबूल में समय, पृष्ठभूमि, संस्कृति का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन मेन कैरेक्टर्स का यानी मकबूल और मैकबेथ का साइकोलॉजिकल एसेंस वही रखा गया है। यहां तक कि मैकबेथ का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर मकबूल फिल्म में उसकी जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन की वजह से हाइटन हुआ है। दोनों ही कैरेक्टर्स मैकबेथ और मकबूल भयंकर, बेईमान, महत्वाकांक्षी, अपराध बोध की आग में जलते हुए पागलपन की हद तक शक की और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर ले जाते हुए कैरेक्टर्स हैं। फिल्म में भी वही है और शेक्सपियर के नाटक में भी वही है। लेकिन यहां देवदास में तो देवदास का मेन साइकोलॉजिकल एसेंस ही बदल दिया गया है। अब यही दृश्य अगर फिल्म का लें, तो इसमें तो उपन्यास से बिल्कुल उलट है। देवदास को समाज और परिवार से लड़ता हुआ दिखाया गया है। किताब की अगर बात करें तो वहां तो देवदास का कैरेक्टर देखते हुए, पढ़ते हुए आपको उससे नफरत होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, चुप्पी साध लेता है, उसको ये भी फिक्र नहीं है कि वो अपनी ही नहीं, अपने साथ-साथ पारो की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक और मिसाल लेते हैं, जहां देवदास कलकत्ता जाकर पारो को एक खत लिखता है। उपन्यास की बात करें तो देवदास इस खत में अपने माता-पिता की इच्छा की बात करता है, पारो के घर को नीचा घर कह डालता है। यहां तक कि यह भी कह देता है कि उसे पारो से कोई प्यार-व्यार नहीं है, यह सिर्फ बचपन का खेल था। जब वो ये खत लिखकर भेज देता है, तब उसे एहसास होता है कि ये तो उसने पारो की तरफ जोर से एक पत्थर देकर मार दिया है, जो उसके सर पर अब बहुत जोर से जाकर लगेगा और उसे चोट पहुंचाएगा। लेकिन अब तो पत्थर हाथ से निकल चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कुल मर्यादा, अपने कमजोर व्यक्तित्व और समाजी दिखावे के चलते अपना सब कुछ खो दिया है। वो चुप्पी साध गया है। अब फिल्म में इस खत का कंटेंट क्या है? फिल्म में देवदास अपने इस खत में पिता की इच्छा की बात तो करता है, लेकिन न तो पारो के घर को नीचा बताता है और न ही पारो से ये कहता है कि उसे पारो से कोई प्यार व्यार नहीं है।
अब समझ में नहीं आता कि यहाँ इस खत का कंटेंट क्यों बदल दिया गया। उपन्यास में देवदास का ये दोनों बातें कहना कि पारो का घर नीचा है और उसे पारो से कोई प्यार व्यार नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये देवदास के उस कमजोर व्यक्तित्व को, कायरता को, सर्कमस्टांसेस से एस्केप करने के वाले चरित्र को दिखाता है। यहां फिल्म में वो दोनों ही बातें खत से हटा दी गई और देवदास के चरित्र को एक बार फिर से रेस्क्यू कर लिया गया। पता नहीं क्यों। एक और मिसाल लेते हैं जहां देवदास आखिरकार पारो के न मिल पाने के बाद अपने दोस्त चुन्नी बाबू के साथ चंद्रमुखी नाम की तवायफ के कोठे पर गया है। यहां वो चंद्रमुखी से बड़ा बेरुखी से पेश आ रहा है, यहां तक कि बदतमीजी कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसके लिए कहता है, कितनी असभ्य है, कितनी भद्दी दिखाई देती है। उपन्यास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि असल में शरतचंद्र हमें देवदास के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। मालूम चलेगा उपन्यास पढ़ते हुए कि असल में पारो के न मिल पाने के बाद देवदास को पूरी औरत जात से ही नफरत हो गई थी। अब उपन्यास का एक अंश देखिए। जब देवदास ने पहली बार चंद्रमुखी को देखा, समझने की कोशिश कीजिए कि शरतचंद्र क्या बताना चाहते हैं देवदास के बारे में। देवदास का समूचा बदन जल उठा चंद्रमुखी को देखकर। वो खुद नहीं जानता था कि कई दिनों से उसे अनजाने ही नारी शरीर की छाया से भी घृणा हो गई थी। चंद्रमुखी को देखते ही मन के भीतर छिपी घृणा दावा अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठी। उसने चुन्नी लाल की ओर देखकर भौहें चढ़ाकर कहा, चुन्नी बाबू, तुम ये मुझे कैसी अभागी जगह ले आए हो। असल में गुस्सा पारो पर था, पूरी औरत जात पर था, सिर्फ चंद्रमुखी पर नहीं। वो तो सिर्फ जरिया थी। नैतिकता अनैतिकता से दूर ये एक विमेन हेटर मिजोजिनिस्ट की झल्लाहट थी और कुछ नहीं। अब देखिए इसी दृश्य को फिल्म में किस तरह दिखाया गया। फिल्म में एक डायलॉग है जहां देवदास पहली बार चंद्रमुखी को देखता है। वो उससे नाराज तो है, उससे खफा है, बेइज्जती भी कर रहा है, लेकिन यहां वो विमेन हेटर मिजोजिनिस्ट नहीं है। वो चंद्रमुखी को नैतिकता अनैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। वो कह रहा है चंद्रमुखी से, चंद्रमुखी, अपने आप को पहचानो, तुम एक औरत हो। औरत एक माँ होती है, दोस्त होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। यहां वो चंद्रमुखी को मोरालिटी का लेसन दे रहा है। और पता नहीं क्यों दोबारा से ये कोशिश की गई है फिल्म में कि कहीं ऑडियंस देवदास के चरित्र से नफरत न करने लगे। लेकिन आखिर देवदास दुख की हद से आगे बढ़कर बदहवासी में अपने शरीर को यूं शराब में क्यों गला देना चाहता है। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी यूं ही नहीं बन जाती, और यूं ही नहीं कहते चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देवदास और पार्वती के रिश्ते के डायनामिक्स को समझने के लिए, या फिर यूं कहें कि देवदास के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए, दोनों के बचपन की कहानी को करीब से देखना पढ़ना बहुत जरूरी है। यही उपन्यास का वो हिस्सा है जो देवदास को देवदास बनाता है और पूरी कहानी को गढ़ता है। उपन्यास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देवदास एक जमींदार का जिद्दी बेटा है जिसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी आती है। उसकी शरारतें शरारतें न रहकर दुर्व्यवहार का रूप ले रही हैं, जो उसे समाज और परिवार से दूर करती चली जा रही हैं। समाज और परिवार से दूर देवदास का सिर्फ एक ही दोस्त, एक ही हमराज है, पार्वती। पार्वती को वो अपने एक पोजेशन की तरह ट्रीट करता है। उसे डांटना, दुत्कारना तो उसके लिए आम बात है। वो तो पार्वती को छड़ी से पीटता भी है। पार्वती के लिए बाकायदा देवदास का अपना एक पीनल कोड, अपना एक दंड विधान है। यहां से पार्वती के लिए देवदास का वो पॉजेसिव नेचर डेवलप होना शुरू होता है। उपन्यास पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें कई दृश्य हैं जिनमें देवदास शरारतें करने के बाद दूर जाकर घर से एकांत में तंबाकू पी रहा है। अपनी मनमानी कर लेने के बाद, अपनी उद्दंडता से एक बखेड़ा खड़ा कर देने के बाद देवदास चुपचाप अपने कंफर्ट जोन में मजे से तंबाकू पी रहा है। यहां से शुरुआत होती है देवदास के कंफर्ट जोन में चले जाने की आदत की। उसकी साइकोलॉजी में एक एस्केपिज्म की शुरुआत यहीं से होती है।
यहां देवदास को जरूरत थी कि उसे कोई एक ऐसा मिले जो उसको गाइड करे, जो उसको करीब से जानता हो। लेकिन उसे तो आनन फानन में पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता भेज दिया जाता है, अजनबियों के बीच, जहां उसकी साइकोलॉजी में ये एस्केपिज्म, ये कंफर्ट जोन में चले जाना, जिद्दीपना, पोजेसिव नेचर, ये सारे वैसे के वैसे रह जाते हैं। जहां बचपन में ये सारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज शरारतों का रूप लेती थी, जवानी में इन्हीं साइकोलॉजिकल क्वालिटीज ने आत्मघाती गलतियों का रूप लिया। बचपन का यही हिस्सा है जो देवदास को आखिरकार देवदास बनाता है। लेकिन फिल्म की अगर बात करें तो कुछ सेकंड्स के रेफरेंस के अलावा फिल्म में बचपन की कहानी बिल्कुल गायब है। पता नहीं क्यों। फिल्म के एक बहुत बड़े हिस्से में देवदास और पार्वती के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाने के बजाय जबरदस्ती फैमिली ड्रामा ठूंसा गया है। यह बहुत ही गैर जरूरी था। हालांकि संजय लीला भंसाली की देवदास के बजाय बिमल रॉय की देवदास या फिर अनुराग कश्यप की देवडी फिर भी उपन्यास के देवदास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरती हैं, जहां देवदास को एक नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश फिर भी की गई है। तो आखिर एक बात तो तय है, उपन्यास का देवदास एक कमजोर चरित्र का इंसान है। वो कोई हालात का मारा हुआ नहीं है, बल्कि उसने अपनी गलतियों के चलते अपनी यह हालत खुद की है। वो अपने लिए तो आत्मघाती साबित हुआ ही, उसने शायद पारो की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। लेकिन आखिर फिल्मों में देवदास का यह कमजोर चरित्र क्यों नहीं दिखाई देता, खास तौर से संजय लीला भंसाली की देवदास में? क्या सिर्फ इसलिए कि अगर ये साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स दिखाए जाते तो फिल्म में दिखाए गए बड़े बड़े रंगीन सेट्स और ऑपुलेंस के लिए जगह न बचती? या क्या इसलिए कि हम अपने कहानियों के मेन कैरेक्टर को कमजोर नहीं देखना चाहते, या यूं कहें कि अपने सुपरस्टार्स को कमजोर नहीं देखना चाहते, खास तौर से जब वो हीरो की भूमिका निभा रहे हों? कुछ लोगों की माने तो शरतचंद्र के उपन्यासों के किरदार कभी भी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं होते थे। थोड़ी रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि शरतचंद्र ने अपने बचपन समेत बहुत सारे साल बिहार के भागलपुर में गुजारे। यहां उनकी बचपन की एक दोस्त थी जिसका नाम था धीरू। कहते हैं शायद यही देवदास उपन्यास की पार्वती थी। कहीं कहीं पढ़ने में आएगा कि शरद बाबू देखने में बहुत ही मासूम थे, सुंदर थे, लड़कियां उन पर आसानी से फिदा हो सकती थी, लेकिन उनके दिल में अपनी दोस्त धीरू के लिए बहुत प्रेम था। कहते हैं जब धीरू की शादी हो गई तो उसके ससुराल के घर के सामने सिर्फ उसे एक नजर देखने के लिए शरद बाबू ने 3 रातें एक तबेले में गुजारी। यह भी पढ़ने में आएगा कि शरद बाबू जोगसर की कालिदासी के पास भी जाया करते थे, जिसने शायद देवदास में चंद्रमुखी का रूप लिया। शरतचंद्र पर लिखी किताब आवारा मसीहा लिखने से पहले लेखक विष्णु प्रभाकर ने भागलपुर में इतना समय यूं ही नहीं गुजारा। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे कभी कोई भागलपुर जाए और वहां नए सिरे से देवदास पर फिल्म बनाए, जिसमें बड़े बड़े रंग बिरंगे सेट्स तो नहीं, लेकिन देवदास की असल आत्मा हो?